आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। पिछले 5 दशकों से पत्रकारिता की यात्रा चल रही है। उस दौरान कई छोटे बड़े राजनेताओं, कई अधिकारियों के साथ साक्षात्कार का अवसर मिला। आज मीरा भाईंदर क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत ही प्रमुख स्वयंसेवक, विश्व का सबसे बड़ा स्वैच्छिक संगठन और मीरा भाईंदर में विशेषकर समाज में सामाजिक समरसता कैसे हो और राष्ट्र भावना, राष्ट्रभक्ति की भावना और कैसे बलवती हो, उस दिशा में लगातार प्रयास कर रहे, लगातार सफल कोशिश कर रहे हरीश नारायण जी जांगीड़ साहब मेरे साथ है और मैं भाईंदर संवाद के लिए यह इंटरव्यू कर रहा हूं। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद। हमारे साथ है एक स्वयंसेवक, एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता भाई हरीश नारायण जी जांगीड़। नमस्कार। आप संघ के स्वयंसेवक हैं और संघ के शताब्दी वर्ष में जो पंच परिवर्तन, पंच संकल्प का जो अभियान पूरे देश में चल रहा है, आप उसे एक स्वयंसेवक के रूप में उसे क्रियान्वित भी कर रहे हैं, उसे जी भी रहे हैं। उसके बारे में, पंच परिवर्तन के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में जानकारी देंगे? देखो, एक स्वयंसेवक तो जीता ही है उस विषय को। ये पंच परिवर्तन समाज के लिए है। ये समाज में जो सामाजिक समरसता है, वो जो ऊंच नीच का जो भेदभाव है, वो कहीं न कहीं ख़त्म होना चाहिए। उसके बगैर देश आगे नहीं बढ़ सकता, उसके बगैर समाज आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये बहुत बड़ा अभियान है और ये शताब्दी वर्ष, उससे पहले भी ये चलता रहा, लेकिन शताब्दी वर्ष पर ये एक संकल्प है, पंच परिवर्तन का हमारा एक संकल्प है। हम देख रहे हैं देश के कई राज्यों में, विशेषकर आसाम में और भी कई राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठिए या और भी कोई अन्य देश के घुसपैठिए लगातार काफ़ी बड़ी तादाद में इस समय स्थायी निवास बनाकर रह रहे हैं और कुछ राज्य सरकारें, केंद्र सरकार उसके बारे में ठोस कदम भी उठा रही है, उनके खिलाफ में कार्रवाई भी कर रही है। उसको लेकर आप क्या नज़रिया रखते हैं? देखिए, ये बात सच है, सरकारें काम करती है, सरकार वहाँ से आदेश पारित कर सकती है, प्रशासन उसका इम्प्लीमेंट करता है, पर कहीं न कहीं वो जो इम्प्लीमेंटेशन में कहीं न कहीं गड़बड़ हो जाती है। वो चीज़ 100% होता नहीं, और जब तक सहयोग, जनता का सहयोग नहीं होगा, तब तक वो कार्य पूर्ण हो नहीं, 100% पूर्ण नहीं हो सकता। तो इसी विषय को लेकर एक जागृति का अभियान हमने लिया था। हमने मीरा भाईंदर के अंदर, मैं मीरा भाईंदर में रहता हूँ और मुझे लगा कि अपने हिस्से का भारत मुझे बनाना चाहिए। जिस समय बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को मारा जा रहा था, तो मन में एक पीड़ा थी कि यार मैं उनके लिए मैं क्या करूं, मेरे भाई है, मैं क्या कर सकता हूं, पर कुछ रास्ता सूझ नहीं रहा। तो मुझे ऐसा लगा कि इधर एक जागृति पैदा की जाए। कम से कम यहाँ जो है बांग्लादेशियों को यहाँ से भगाया जाएगा तो कहीं न कहीं उनके ऊपर वो दबाव पड़ेगा कि इनका जो रोज़गार छूट रहा है, ये हो रहा है। तो हमने हर नुक्कड़ पर खड़े रहे, रेलवे स्टेशन पर खड़े रहे और बांग्लादेशी भगाओ करके एक अभियान लिया और 1 लाख लोगों का हस्ताक्षर अभियान लिया था। हम 100% नहीं कर पाए, एक 40 से 50 हज़ार के आसपास, 40 या 50 हज़ार के आसपास हमने लोगों का हस्ताक्षर लिया। अभी भी मेरे पास उनके हस्ताक्षर हैं। तो एक जागृति का विषय है। लोग यदि जागरूक होंगे, उनको अपने घर में काम नहीं देंगे, हर जगह देखेंगे कि ये व्यक्ति भारत का है कि नहीं है। ये विषय जागरूकता का भी है। सरकार के साथ यदि जनता जागरूक रहेगी तो 100% होगा, और कोई क्यों रहेगा हमारे देश में। आप पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी के मीरा भाईंदर जिला संगठन में उपाध्यक्ष पद का भी दायित्व निर्वाह कर रहे हैं और चुनाव लड़ने की आपकी इच्छा भी है, उत्कंठा भी है। स्वाभाविक है, जो सामाजिक कार्यकर्ता होता है उसकी महत्वाकांक्षा होना स्वाभाविक है। आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ राजनीति में कुछ पुराने लोग जिनकी प्रवृत्ति या थोड़ी अलग है, आप एक ईमानदार व्यक्ति है और समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपकी नगर सेवक बनने की इच्छा है। आप क्या उस राजनीतिक माहौल में
फिट बैठ पाएंगे? व्यक्ति का ध्येय ठीक होता है तो जी लेता है। विपरीत परिस्थितियाँ होती है, संघर्ष होता है, लेकिन उस संघर्ष के बाद भी यदि आपका चरित्र वैसा रहता है, चरित्र शुद्ध रहता है, उस चरित्र को जीते हैं आप, तो वो आदमी कर लेता है। अब आपने पूछा कि महत्वाकांक्षा राजनीतिक जीवन में हर कार्यकर्ता की महत्वाकांक्षा होती है कि वो चुनाव लड़े। मेरी भी है, और मैं मेरे सभी साथी कार्यकर्ता जिनकी महत्वाकांक्षा, मैं उनका सम्मान करता हूँ। तो जो बेहतर होगा वो चुनकर आएगा, उसमें कोई ये नहीं। मेरी ओर से सबको शुभकामनाएं हैं, मेरे साथी हैं। बहुत बढ़िया। कल्पना करिए वो सुखद स्थिति आ जाए, आप नगर सेवक निर्वाचित हो जाए और उसके बाद करीब 5 साल का कार्यकाल, प्रशासनिक व्यवस्था है, उसमें कुछ समझौते, कुछ आपके स्वभाव के विरुद्ध, आपके विचार के विरुद्ध, आपकी आत्मा के विरुद्ध समझौता करना पड़े। कुछ ऐसी परिस्थिति आ सकती है जो आपको दुश्वार हो, फिर भी क्या मजबूरी में आप उनके साथ पूरा सहयोग करेंगे? देखिए, समझौता यदि उसमें राष्ट्र का भला होता है तब तो कर ले, बाकी समझौते करके कुछ पद पा लेना, नगर सेवक बन जाना भी क्या बन जाना, जब मैंने चरित्र पहले ही बेच दिया, या मैं जिनको देखता हूँ कि जो चरित्र बेच चुके, बेच कर कुछ पद पा ले, तो वो मुझे लगता है खुद को ही जब बेच दिया तो आप क्या दूसरे लोगों के लिए करोगे? आपने अपना ध्येय बेच लिया, अपना चरित्र बेच दिया, आप फिर बचता क्या है जीवन में? और आगे जाके वो कर क्या लेंगे? वो वहाँ उनके समाज सेवा बचती नहीं है, लोगों से उनका नाता बचता नहीं है। वो यान कैन प्रकार से उनको शासन में आना होता है, और उनका अपना ध्येय है राजनीति का व्यापार करने का एक जरिया हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मीरा भाईंदर में महानगर पालिका के चुनाव नज़दीक है, 15 जनवरी तक होने की पूरी संभावना है, जैसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, निर्देश है। अगर एक स्थिति ऐसी बनती है, किसी प्रभाग में किसी ठीक उम्मीदवार को, योग्य उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी का टिकट नहीं मिलता है और वो निर्दलीय, अपक्ष, विद्रोही उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो जाता है और जीत भी जाता है, और बाद में वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, इस स्थिति को कैसे आप आकलन करते हैं? उसने पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के विरोध में चुनाव तो लड़ा, जीत भी गया, और फिर वापस वो है उसी विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी के साथ। इसको कैसे देखेंगे? कभी कभी अभी जो आपने प्रश्न पूछा है कि वो जीत कर वापिस आता है, तो उसके अंदर ये बात तो तय है कि पार्टी के प्रति निष्ठा है, और दूसरी निष्ठा उनकी इस बात से भी आती है कि वो जो उम्मीदवार है उसने दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं की है, तो वो निर्दलीय है, अपनों से नाराज है, पर अपनों का घर नहीं छोड़ा है, कि उसे ये उम्मीद है कि वो वापिस घर में उसको जगह मिलेगी। तो वो एक ठीक है, पर पार्टी के खिलाफ जाके अनुशासनहीनता करके वो लड़ना भी कहीं न कहीं वो अनुशासनहीनता है। तो मैं उस चीज़ को मानता हूँ। चुनते वक्त जो प्रक्रिया है, पता नहीं वो कितनी विशुद्ध होती है, किस मापदंडों पे होती है, तो कहीं न कहीं मापदंड पे वो हमारे जैसे ही लोग ही बैठते हैं, सामान्य लोग, तो इंसानों से गलतियाँ होती है, तो उनसे भी होती होगी, हमसे भी होती होगी, तो वो चुनने में भी कहीं कभी कभार गलती हो जाती, ऐसा भी होता है। एक सवाल जो मुझे पहले पूछना चाहिए था, आपको नगर सेवक बनने की जो इच्छा है या जो राजनीति में कदम रखा है, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्रेरणा, नगर सेवक, मेरा राजनीति में कोई लेना देना था नहीं। मैं कभी राजनीतिक जीवन में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं राजनीति में जाऊंगा। हम जहाँ थे वहाँ ठीक थे, अपना काम समाज सेवा वहाँ पे भी कर रहे थे। बहुत सारी समस्याएं लोग तब भी नगर इनके पास, मुखियाओं के पास नहीं जाते थे, हमारे पास आते थे। हमसे जो होता था कि आप भाई साहब आप थोड़ी मदद कर दो, आप कर दो, आप कर दो, तो वैसा करके भी मदद होती थी। स्कूल के दौरान बहुत सारे बच्चों की स्कूल की फीसें भरने में ईश्वर ने जो निमित्त किया, तो वो भी मैं अपना एक सौभाग्य समझता हूँ। तो बहुत जगह से जाके वापस आते थे कि भाई साहब वहाँ जवाब नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो सेवा तो हम पहले से ही करते थे। अब है कि क्यों आना,
मैं 4 साल पहले मेरे साथियों ने जब भाजपा में आया बोला कि जा 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 जा, और उधर रविदास जी ने भी बोला कि आ जाओ। संगठन की जो परिस्थिति उस समय थोड़ी ऐसी थी, तो उस समय काम करना ज़रूरी था संगठन का। तो मैं संगठन देखने आया था, मैं राजनीतिक चुनाव लड़ने नहीं आया। और फिर जैसे जैसे संगठन को समझता गया, अंदर के लोगों को समझता गया, फिर कहीं न कहीं लगा कि, और किसी ने फिर मुझे बताया कि आप क्यों नहीं चुनाव लड़ते, आप जिस किस के लिए काम कर रहे हो, जिन लोगों के लिए काम कर रहे हो वो आपसे बेहतर है क्या। बहुत सारे लोग मुझसे बेहतर भी है, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं ही बेहतर हूँ, पर उन्होंने मुझे बोला कि आपको लड़ना चाहिए। और फिर सभी साथी बोले कि लड़ना चाहिए, बगैर लड़े आप क्या कर लोगे, आप जब सिस्टम के अंदर नहीं जाओगे तो कैसे होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि राजनीति एक गंदगी है, तो गंदगी को साफ करने के लिए जब तक आप झाड़ू हाथ में नहीं लोगे या सफाई का कुछ नहीं करने लोगे तो वो साफ होगी नहीं। तो फिर सोचा कि देखते हैं, चलते हैं, अभी देखते हैं रास्ता किधर जाता है, कहाँ ले जाती है माँ भगवती, पर लगे हैं। बहुत बढ़िया। एक कुछ महीने पहले मीरा रोड रेलवे ट्रैक के सामने पूजा नगर में जो अपना हिंदू मंदिर है उसे तोड़ दिया गया था, वो पूरा मामला क्या था और उस दिशा में कैसे समाज आगे बढ़ा? एक दिन ऐसा ही संयोग से मैं नया नगर पुलिस चौकी गए थे, वो हमारे नेता है किरीट सिमोया जी, उनका एक पधारना हुआ था, तो संयोग से वहाँ हम लोग गए थे। मैं थे, मेरे साथी सुशील जी भी थे, हमारे आमदार साहब थे, उस समय के जिला अध्यक्ष भी थे, और दो चार लोग और भी थे। वो कुछ भोंगे का विषय था कि बचते हैं, वो सब विषय पे वो काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे थे, तो उसी विषय पे हम लोग भी गए। जब वो वहाँ गया तो मुझे ये सब बात होने के बाद हमारे नेताओं ने बात की, उसके हम लोग खड़े रहे देख रहे थे। तो ये विषय होने के बाद मुझे वहाँ के पीआई ने मुझे बोला कि आप रुक जाओ भाई साहब। तो मैं बोला क्या है, कुछ विषय है? तो बोला मुझे इस मंदिर के विषय में बताया कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो मंदिर को तोड़ने के लिए आ रहे हैं, मंदिर स्थानांतरित करेंगे, वो करेंगे। तो मैंने उनको बोला कि आप रुक जाइए, हम बाकी समाज में बात करते हैं, समाज क्या बोलता है, जैसा जो समाज का निर्णय होगा हम आपको अवगत कराएंगे। फिर हम सब साथी लोग बैठे, समाज में पूछा लोगों को कि मंदिर नहीं टूटना चाहिए, मंदिर तोड़े क्यों, मंदिर बनने चाहिए, मंदिर टूटे क्यों। तो फिर हमने उसका बात का विरोध किया, और उस समय फिर बिल्डर भी मान गया कि विरोध मंदिर नहीं टूटेंगे, तो वहाँ तक तो बच गया। पर उनकी जो नीयत थी, एक कथनी और जो करनी में जो फ़र्क होता है ना, वो फ़र्क शंका शुरू से रही, और जब शंका होती है तो वो एक बार देखना होता है कि यार कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी। तो मैं अक्सर उधर जाता था। एक दिन मैं अनायास ऐसे गया तो वहाँ पे पूरा मंदिर का जाने का रास्ता बंद कर दिया कि मंदिर में कोई जा नहीं पाए, और उतर गंदगी जो मैं अभी कैमरे पे बता नहीं सकता कि लोग क्या क्या कर रहे हैं क्या नहीं। और वो किसी को दोष क्यों देना, आप एक सुंदर गार्डन बना दो और उसमें फिर एक बहुत सब प्रकार के फूल लगा लो, एकदम पूरा सौंदर्यकरण कर दो, और फिर कोई जानवर को छोड़ दो उसमें, तो वो जानवर क्या करेगा? हाँ, नुकसान करेगा। तो वैसा ही कहे तो जिनके हाथों में दिया हुआ काम तो उनका कोई लेना देना नहीं हमारे मंदिर से, तो वो उधर गंदगी कर रहे हैं, और किस किस प्रकार की गंदगी कर रहे हैं वो देखेंगे तो घृण पैदा हो जाएगी। तो मैंने उनको बोला कि भाई ये मुझे साफ चाहिए 2 दिन, तो उन्होंने मुझे बोला 2 दिन का समय दीजिए, मैं साफ़ करके देता हूँ। 2 दिन बाद मैं फिर गया तो साफ़ नहीं हुआ, तो बोला कि मैं 2-4 दिन मुझे और दीजिए, साफ़ कर दूँ। ऐसा करके उन्होंने मुझसे 10-15 दिन का समय ले लिया, और वो जो गंदगी थी वो बढ़ रही थी। अब मुझे अंदर से कहीं न कहीं वो पीड़ा हो रही थी कि मेरे भगवान जो है इस परिस्थिति में है, जिसको मैं जल चढ़ाने जाया करता था, वहाँ लोग नहीं थे, तो हमने एक रोटेशन व्यवस्था बनाई कि एक दिन पोडवाल जी जाएंगे, एक दिन कोई और जाएगा, एक दिन कोई और जाएगा, ऐसा करके पूजा हो रही थी। तो फिर मुझे मन कुंठित हुआ, और फिर मैंने उस दिन फेसबुक लाइव आया और मैंने आह्वान किया लोगों को कि ये बिल्डर है, ये मंदिर तोड़ना चाहता है, इसके साथ में कौन लोग हैं मुझे नहीं पता, पर इनकी नीयत ठीक नहीं है। मंदिर की आप जब देखोगे मंदिर की, तो हमने साफ़ सफाई कराई, तो उसमें देखा कि नंदी का जो मुंह है आगे वाला वो तोड़ दिया गया, नंदी के कान तोड़ दिए गए, भगवान दुर्गा माता के हाथ टूटे हुए,
एक दो मूर्तियों के नाक टूटे हुए, तो वो सब मूर्तियाँ खंडित। तो अंदर से एक गुस्सा, एक पीड़ा जो होती है वो हुई। और फिर अभी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं लगा हूँ और मैं लगातार मंदिर जा रहा हूँ, और जितना होगा महाआरती का भी रखा है कि लोग आए और उसमें आरती करें, तो लोगों में एक जागरण भी होगा कि वहाँ एक मंदिर है, हमें जाना चाहिए अपना कर्तव्य समझकर। बहुत सुंदर। रामदेव पार्क क्षेत्र है, पास में ही है, वहाँ पे जो साप्ताहिक बाजार मेरे ख्याल से शनिवार को लगता था, उस बारे में वहाँ जिस तरह के व्यापारी वो बेचने वाले अलग अलग कुछ असामाजिक जैसा जैसा मालूम पड़ा, आप लोग उस पर कार्रवाई, और ऐसी संभावना है वो साप्ताहिक बाजार जल्दी बंद हो जाएगा, उसके बारे में जानकारी देंगे। कुछ दिनों से आसपास की सोसाइटियों से मुझे कुछ पत्र आए कि वो त्रस्त है, वो जो बाहर घर से बाहर निकले तो वो उनको बाहर जाने का रास्ता नहीं, बहुत समय लग जाता है। उन जो गाड़ी लेके आया तो बाहर से तो चल के आ गया, वो घर जाने के लिए उसको नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग दूसरे हमारे जो साथी लोग हैं या कुछ मेरे जानने वाले लोग हैं, उनको एक हमारे वो गुप्ता जी करके थे, जिनको उधर वो फेरी लगाई तो उनको लगाने नहीं दिया, उनको भगा दिया। एक हमारे राठौड़ जी है जो भाजपा के हमारे कार्यकर्ता ही हैं, वो उनकी परिस्थिति अभी, पहले वो कहीं जॉब करते थे तो उन्होंने एक फेरी लगाई तो उनको लगा नहीं दिया, उनको बड़ी राशि उनसे मांगने लगे और उनको भगा दिया। तो हमारे अपने लोग वहाँ आप जाके देखेंगे ना, तो वहाँ कोई मीरा भाईंदर का व्यक्ति नहीं, जहाँ कोई वो महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति नहीं, कौन बाहर से आए हुए। और वो बाहर से आए हुए आप और मैं कैसे उसको जस्टिफाइड करेंगे कि वो भारतीय है कि नहीं है। उनके देखने से भी आपको लगेगा कि शंका पैदा हो जाएगी कि ये कहाँ है। तो ये प्रशासन की एक ढील है। और दूसरा एक मुझे लगता है कि बहुत बड़ा ये रैकेट है कि आप नगर पालिका के प्लॉट के अंदर, जो रजिस्टर्ड प्लॉट है जिसके अंदर बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है कि ये स्कूल का प्लॉट है, उसके अंदर मार्केट कोई लगा रहा है, तो ये कैसे हो सकता है, जिसकी हफ्ता वसूली हो रही है। उस प्लॉट के बाहर पूरा रोड पे आपने पार्किंग लगी है, गाड़ियां लगी है, गाड़ियों के बाहर ठेले लगे हैं और ठेले के बाहर इधर पार्किंग लगी, मतलब रोड आप पूरा जाम कर दिए और वो फेरी लगाई है। और कौन लोग हैं, मैं किसी का रोजगार छीनना नहीं चाहता, मैं किसी धर्म के विशेष में भी बोलना नहीं चाहता, लेकिन ये एक सुरक्षा का प्रश्न है, ये हमारे लोगों का रोजगार का प्रश्न है। यहाँ का युवा जो है, वो मैं कई लोगों से मिलता हूँ जो 15-15 हज़ार की नौकरी करने के लिए चर्च गेट जाते हैं, सुबह जल्दी जाता है बेचारा, वो वहाँ से आता है क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है, वो उसकी मजबूरी है, तो उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, वो परेशान है। कई लोग बेरोजगार बैठे हैं, लेकिन बाहर से लाके हफ्ता वसूली के ध्येय से ये पूरा कारोबार सजाया जा रहा है। तो कहीं न कहीं मन में पीड़ा है। मैंने इस बात का विरोध किया है और अभी मैं कल आयुक्त को फिर से मिलूंगा कि भाई साहब ये एक उनको लेटर दूंगा कि इसको बंद कराया जाए और फेरी की भी एक ऐसी योजना बने कि जिसमें यहाँ का जो लोकल नागरिक है उसको प्राथमिकता दी जाए, उसको पहले प्राथमिकता मिले, फिर महाराष्ट्र को प्राथमिकता मिले, फिर बाकी किसी को मिलते। रोजगार सबको मिलना चाहिए, रोजगार पे सबका अधिकार है, पर किसी का छीन कर ले वो अनुचित है। हमारे लोगों की हम बात नहीं करेगा तो कौन करेगा। बहुत बढ़िया। यहाँ हर बारिश में और कभी कभी सामान्य स्थिति में भी सड़क में खड्डे या खड्डों में सड़क, अखबारों में भी बहुत हेडिंग इस तरह के आते हैं, जगह जगह मुख्य रास्तों पर खड्डों की समस्या रहती है। आपने इस बारे में भी अच्छे प्रयास किए थे, उसके बारे में थोड़ा जानकारी। ये प्रयास मैं आज से नहीं कर रहा हूँ। मैं कहीं न कहीं मुझे लगता है कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मुझे अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। और मैं आज हो गए होंगे मुझे लगता है 9 से 10 साल हो गए जब तो मैं खड्डे भरता था, और 2-4 साथी 5 साथी हम लोग मिलकर जहाँ जहाँ हमको लगता था कि यहाँ कुछ एक्सीडेंट हो गया या कहीं किसी को गिरते हुए देख दिया तो फिर ये सोचना कि यार ये कल खड्डा, ये अपने को ये कल खड्डा भर देना है कि फिर से कोई नहीं गिरे। तो वो एक बहुत बड़ी पीड़ा और सबके मन में भी होती होगी। यदि कोई इस विषय में मीरा भाईंदर से प्रेम करने वाला व्यक्ति, अपने क्षेत्र से प्रेम करने वाला व्यक्ति, अपनी जनता से प्रेम करने वाला व्यक्ति, अपने लोगों से प्रेम करने वाला व्यक्ति ये सोचता होगा कि मीरा भाईंदर के अंदर 3 से 4 लोग इस कारण मर जाते हैं कि रोड पर खड्डे हैं।
एकदम। और आयुक्त साहब बरसात के बाद एक मीटिंग लेते हैं, सबको बुलाते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर आते हैं और एक आदेश पारित करते हैं कि मेरा भाईंदर के सब खड्डे भर दिए जाए। तो वो टेंडर निकला होगा, वो पे हुआ होगा, एकदम एकदम। फिर भी खड्डे नहीं भरे गए। तो मन में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत कुछ गड़बड़ है करनी और कथनी में, कहीं न कहीं सिस्टम में गड़बड़ है, कहीं न कहीं नीति में गड़बड़ है। तो वो गड़बड़ी के कारण चलते हैं। तो हमने कई बार पत्रोच्चार हम करते हैं, पर वो पत्रोच्चार से काम नगर पालिका करती है ऐसा है नहीं। कोई बड़े नेता से सिफारिश हम लोग हर बार छोटे छोटे खड्डों के लिए कर ले, वो भी संभव नहीं हो पाता, क्योंकि वो सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। अब सरकार एक योजना लेके आई है कि कंक्रीट वाला काम करेगी, तो मुझे लगता है ये जो फिर ये खड्डों की समस्या काफ़ी हद तक, यदि क्वालिटी काम हुआ तो काफ़ी हद तक ये समस्या खत्म हो जाएगी। सही बात है। और मैं 2016 से इस विषय पे लगा हूँ। इस विषय पे बहुत सारे लोगों ने मेरी मदद भी की होगी, बहुत सारे लोग मेरे साथी भी बने होंगे, उन सबका धन्यवाद करता हूँ। आज भी मेरे साथ हैं इस विषय में। जब इलेक्शन थे 2019 था शायद, 19 के इलेक्शन थे, बहुत सारे खड्डे थे, रोड पूरे टूटे थे, खड्डे ही खड्डे थे। तो मेरी पार्टी के नेता, हमारे साथी हसमुख भाई ने भी बोला था कि भाई साहब आप काम कर रहे हो, अच्छी बात है, मैं आपको इसमें एक आइडिया देता हूँ, ब्लॉक ले लो, ब्लॉक बिठाओ तो उसमें मटेरियल कम लगेगा और ये ज़्यादा चलेगा। तो उन्होंने थोड़े बहुत मुझे उधर ब्लॉक उपलब्ध भी कराए थे कि वहाँ से आप ले लो, तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। तो ये एक सेवा का काम है और मन से लगे हैं और करते रहेंगे, जहाँ जहाँ जितना होगा उतना करेंगे। जहांगीर साहब, आप मीरा भाईंदर की राजनीति में अभिरुचि रखते हैं, उसमें जाने की प्रबल इच्छा है, मगर जो आप वर्तमान स्थितियाँ देख रहे हैं, इसमें क्या बदलाव की आशा करते हैं या बदलाव के लिए आप प्रयास करेंगे? इस समय के जो माजी नगर सेवक है, भूतपूर्व नगर सेवक है, सब आदरणीय है, मगर आप राजनीति में बदलाव के लिए और क्या? देखो, मैं अभी राजनीति में हूँ, तो मेरी पार्टी के बहुत सारे नगर सेवक थे, मेरे साथी हैं, सम्मान्य हैं, दूसरी पार्टियों के भी नगर सेवक थे। पर मैंने एक ये परंपरा है, मैंने देखी है कि झाड़ काटते हुए नगर पालिका के जो कर्मचारी है, उनके पास खड़े रहकर फोटो खिंचाना, जो कि काम नगर सेवक का नहीं है, वो काम नगर पालिका का है, उन कर्मचारियों का है, वो करते भी है। रोड पर जो ढक्कन बदली करने का काम नगर सेवकों का नहीं है, वो नगर पालिका वाले लोग करते हैं, और उसके पास खड़े रखने के फ़ोटो खींचने। मैंने देखा है कि लोग जब बरसात आती है, क्षेत्र में पूरा पानी भर जाता है, लोगों के घर में पानी घुसता है, तब वो जो छाता लेकर निकलने वाले वो जो नगर सेवक, कहीं न कहीं मन में दुखता है कि यार ये जो कर रहा है ये गलत है, ये कुंठित है, ये लोगों को हृदय को और चोट पहुंचाने का काम कर रहा है कि तुम समझते भी नहीं हो, कि तुम्हारी समझ इतनी बड़ी नहीं कि तुम सोच सको कि तुमको चाहिए क्या। जब आपने 5 साल काम नहीं किया, उसी का परिणाम तो पानी भर रहा है। यदि आपने 5 साल काम किया होता तो आप छाता लेके क्यों निकलते? क्या ज़रूरत है आपको छाता लेके निकलते? आपने अपने क्षेत्र के बारे में सोचा होता कि आपके क्षेत्र की समस्या क्या है, उस समस्या पे काम किया होता, नगर पालिका में आप आम महासभा में बोले होते, उस विषय को रखा होता, तो वो समाधान हो गया। बुनियादी समस्या है, बुनियादी समस्या नहीं, लोगों में दिखावा है, काम किसी को नहीं करना है। तो वो एक मन में पीड़ा है कि यार ईश्वर ने कभी अवसर दिया तो कुछ अच्छा करूँगा। मैंने देखा है कि खड्डों के अंदर लोग आके ये विपक्ष की पार्टी बहुत तैरने का नाटक करते हैं। तो आप 20 लोग जा रहे हो खड्डे में, तो वो खड्डे उतना सामान लेके आप वहाँ भर देते। आप भी तो इस देश के नागरिक हैं। हमारा जो युवा समाज है, जो यूथ ग्रुप है, बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ी जनसंख्या है पूरे देश में। मीरा भाईंदर में थोड़ा भटकाव वाली स्थिति में भी है, बेरोजगार भी है। क्या लगता है युवा पीढ़ी को, आप क्या अपील करना चाहेंगे ताकि वो देश की मुख्य धारा में और राष्ट्रभक्ति की भावना को अपने मन में और बढ़ा सके? देखो, राष्ट्र प्रथम हर नागरिक का कर्तव्य है, उसके अंदर उसकी हर सांस में राष्ट्र प्रथम की भावना होनी चाहिए, ये बात तो है। अब नागरिक, आपका प्रश्न यदि राजनीति से जुड़ा है, तो मैं युवा अक्सर मैं देखता हूँ कि बोलते हैं कि राजनीति गंदगी है, फलाना है, ढिकाना है। गंदगी है तो गंदगी को साफ करेगा कौन?
जब तक आप नहीं आओगे, आप राष्ट्र के बारे में सोचोगे नहीं, उस दिशा में कदम बढ़ाओगे नहीं, तो फिर वो जो रिक्त स्थान है उसकी जगह कचरा भरेगा। कचरा होना प्रकृति है, हाँ, कचरा होगा, स्वाभाविक है। लेकिन उसको साफ करने का काम किसका? हमारा है। ये हमारा कर्तव्य है, सफाई करने का काम हमारा कर्तव्य है। यदि हम कहीं कचरा है और हम देख रहे हैं कि वहाँ कचरा है यार, वहाँ कचरा है, और सिर्फ यही बातें करते रहेंगे कि वहाँ कचरा है, तो ये कर्तव्य निभाने का काम कौन करेगा? सही बात। तो मैं आपके माध्यम से भी मैं इस विषय पे लगा हूँ कि शहर के अंदर अच्छे लोग आए, शहर का अच्छे लोग नेतृत्व करें, और कहीं न कहीं जब अच्छे लोग मिलकर करेंगे और तो कोई भी कानून नियम और सब पद्धति से चलेंगे, और उसका ध्येय जिसका बड़ा होगा, राष्ट्र प्रथम होगा, तो सब चीज़ें अपने आप सही तरीके से होगी और अच्छा होगा, बेहतर होगा। आपने देखा होगा कि एक शहर का एक मुख्यमंत्री, मोदी जी को तो मैंने अपने इससे पहले विषय किया ही, एक शहर, एक बड़े प्रांत का, उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति आता है, ये मुख्यमंत्री, और पूरे प्रदेश को बदल कर रख देता है। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है, हमारे पुरखों ने भी करके रखा है, तो हमको उनको फॉलो करना चाहिए। मैं युवाओं से आह्वान करता हूँ कि आप आइए राजनीति में, मैं जामवंत बन के आपके साथ खड़ा रहूँगा। जहाँ कोई मेरी जो क्षमताओं के अनुसार मैं आपके साथ, जहाँ कहीं मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपके खड़ा रहूँगा। आपने बीच में प्रयास करके प्रयागराज, त्रिवेणी संगम और अयोध्या के लिए एक अलग से स्वतंत्र ट्रेन की व्यवस्था करके मीरा भाईंदर के हजारों भक्तों को यात्रा करवाई, वो अनुभव आपका कैसा रहा? ये अयोध्या के दिनों में बहुत सारे लोगों का फ़ोन तो हर समस्या से जुड़े हुए आते हैं। उन दिनों में हर व्यक्ति चाहता था कि भगवान राम के दर्शन हो जाए, उस मंदिर के दर्शन हो जाए, जिसकी राह हिंदू समाज लगभग पिछले 500 साल से देख रहा था कि वो एक बहुत बड़ी उत्सुकता थी कि हर व्यक्ति जाना चाहता था। तो कहीं न कहीं वो जो उस समय की व्यवस्थाएं कम हो रही थी, तो टिकट नहीं मिल रहा था बहुत सारे लोगों को। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार आप कर सकते हैं, आप क्यों नहीं करते, करो ना करो ना। तो मुझे भी लगा कि यार क्या करूं। तो फिर मैंने विचार आया, साथी सब बैठे कि करना चाहिए, और फिर मैंने उधर उधर बात की। हमारे नेता विनोद तावड़े जी से मैंने निवेदन किया कि एक यदि ट्रेन मीरा भाईंदर को मिल जाए तो हमारा सौभाग्य होगा, हमारे मीरा भाईंदर के लोग उस, तो मिली, उन्होंने ट्रेन मुझे अवेलेबल करा दी। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, और वो बहुत बड़ा मेरे लिए मैं निमित्त बना, उसके लिए मेरे जीवन पर्यंत मैं सौभाग्यशाली हूँ। और उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि भगवान राम के दर्शन करने के अवसर इतने सारे लोगों के साथ मुझे मिले। और उस मिलने के बाद ट्रेन मिल गई हमको, 4-5 दिन का समय, बहुत सारे लोगों का एक उमड़ा कि हमको भी जाना है, हमको भी जाना है। उस बीच में मुझे बहुत सारे राजनीतिक जीवन में हूँ, तो बहुत सारे लोगों ने सलाह दी कि आप हर घर से एक व्यक्ति लीजिए, आधार कार्ड पे एक व्यक्ति लेके जाइए, आप बाकी लोगों को मत ले जाइए, आपके आगे चुनाव में काम आएगा फलाना। पर वो अंदर से वो जो आवाज़ नहीं मानती कि यार एक बाप को लेके जाऊं और उस माँ को नहीं ले जाऊं, या माँ बाप यदि बूढ़े हैं, जो बच्चा साथ में जाना चाहता है, उनके बगैर माँ बाप नहीं जा सकते, तो वो सब लोग रह जाएंगे और कहीं न कहीं मैं अपराधी हो जाऊंगा। तो मैंने सबसे आह्वान किया। कई लोगों ने तो बोला कि मैं मेरी माँ उधर मलाड रहती है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं उनको भी लेना, तो आप लेके। और सब लोग बाहर से भी आए, इधर मेरा भाईंदर से भी 1000-1100 लोग थे, 100-150 लोग बाहर से थे, तो 1200 प्लस 1240 समथिंग कुछ एक आंकड़ा था। तो उस पर और गए, और बहुत आनंदित रहा। सबने बहुत एक यात्रा, एक उत्सुकता, और उसमें बहुत सारी कमियां भी रही होगी, पर वो जो उत्सुकता थी उस कमियों के ऊपर आए नहीं लोग। इतने भगवान से यात्रा में इतने मंत्रमुग्ध थे, दर्शन के लिए इतने उत्साहित थे, तो उसमें वो हमारी कमियां कहीं के अरेंजमेंट में रही होगी, तो भी उन्होंने ये नहीं किया। आज भी वो सब चीज़ें उन सबके लोगों के 1200 लोगों के भी सब कोई न कोई याद करता है कि अरे भाई साहब अब कुछ और यात्रा निकालो। वो एक आनंदित समय, बहुत बढ़िया, आनंदित समय। प्रयागराज में भी ऐसा ही हुआ, मैं ट्रेन लेके जाने वाला था, पर वो वहाँ मुझे ट्रेन भी आश्वासन मिला था कि मिल जाएगी, पर एंड मोमेंट पे कुछ गड़बड़ियाँ वहाँ होगी 14 तारीख के आसपास की। तो फिर मुझे किसी बड़े नेता ने सलाह दी कि आप वहाँ लेके तो जाओगे, लेकिन आते वक्त जो ट्रेन होगी उसमें आपके व्यक्ति बाहर रह जाएंगे, दूसरे लोग बैठ जाएंगे, तो वो एक समस्या हो जाएगी, आप वापस सही सलामत लेके आ पाओगे कि नहीं आ पाओगे। तो वो
फिर वो हमने वो संख्या सबसे माफ़ी मांग कर कम कर दी कि जो ज़रूरत है, जो बुज़ुर्ग है। फिर सेलेक्टेड हम 110 लोगों को लेके जा पाए। 2 बसें लेके गया था, 1-2 गाड़ी थी हमारे पास। आपकी बहुत अच्छी भावना है और समाज में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मीरा भाईंदर में आप कितने सालों से होंगे हरीश भाई? करीब 94 में हम लोग आए। 94 में 16 मीरा और भाईंदर में 25 आगमन हुआ। मैं पहले एसवी रोड रहता था। एसपी रोड एसवी पे। रोड में हम लोग 10 साल रहे और 2005 के आसपास में मुझे लगता है मैं इधर गोल्डन नेस्ट में रहने आया और अभी तक वहीं रह रहा हूँ। अच्छा, आपका जो राजनीति में प्रवेश हुआ या प्रवेश किया उसकी प्रेरणा क्या? तो राजनीति को मैं सेवा का माध्यम बनाना चाहता हूँ, वो साधन बनाना चाहता हूँ जिससे सेवा का रूप और लोगों का दुख दर्द समझा जाए, वो सेवा दी जाए, राष्ट्र हित का काम किया। मैं वो जो दिखावटी राजनीति, अन्याय, वो भ्रष्टाचार, वो दुराचार, वो सब चीज़ें कहीं न कहीं मुझे वो पीड़ित करती है और वो दूर करने का संकल्प में वो प्रेरणा देता है कि मुझे राजनीति में आना चाहिए। एक तरफ विकास है और एक तरफ राष्ट्रवाद है। आप राजनीति में रहते हुए किसे प्राथमिकता देंगे? देश के लिए दोनों ज़रूरी है, पर यदि आप मुझे एक सेकंड के अंदर चुनने को बोले तो मैं वो राष्ट्रवाद चुनूंगा। क्या आपको लगता है भाजपा में अब भी ऐसे नेताओं की जरूरत है जो पद नहीं परिवर्तन की चाहत रखते हैं? ये हर एक पार्टी में होता है और ये पार्टी में पहले भी रहा है, अभी भी रहेगा और मुझे लगता है आगे भी रहेगा। इसके बगैर तो पार्टी चल ही नहीं सकती। तो पद की चाह रखना और एक ध्येय लेके चलने वाले लोग निरंतर, आप देखेंगे कि हमारी जो पहले की पीढ़ी है, पूर्वज है हमारे, वो तिल तिल मरकर उन्होंने ये सब समय जिया है और आज जो कुछ भी हम लोग हैं या हमारी सरकार है या जो कुछ देश में है, कहीं न कहीं वो एक नींव का पत्थर है और उनका योगदान है। यहाँ के जनता जनार्दन को आपसे क्या उम्मीद रखनी चाहिए जो दूसरे राजनीतिक लोग पूरी नहीं कर सके? मुझे लगता है कि मैं एक परिवर्तन का साधक हूँ, प्रयासरत हूँ, संघर्षरत हूँ कि कुछ उनके लिए अच्छा कर पाऊँ। और आज के परिदृश्य में कि ईमानदार व्यक्ति राजनीति में हो नहीं सकता, तो मैं उनसे कहूँगा कि आप विश्वास करें, मैं नीति और नीयत पे काम करूँगा और 100% देने की कोशिश करूँगा। राजनीति आपके लिए नगर सेवक बनना या राजनीति में और सक्रियता राजनीतिक सीढ़ी है या विकास का आधार बनेगी? जब मेरा ध्येय नगर सेवक बनकर कुछ पद पाने का नहीं है, कुछ यदि ये एक माध्यम हो सकता है कि जिसमें मैं अपने काम को, अपनी समाज सेवा को लोगों के बीच में रह के उनकी बात सुन सकूं, उनकी पीड़ा समझ सकूं, उसकी बात को मैं आगे सरकार तक या नगर पालिका में पहुंचा सकूं, मेरे नेताओं तक पहुंचा सकूं और उस समस्याओं का समाधान कर सकूं, मैं उसको एक स्टेप मानता हूं, माध्यम मानता हूं सेवा का। बहुत अच्छा लगा। एक ऐसा व्यक्तित्व जो हकीकत में ईमानदारी के साथ, राष्ट्रभक्ति के साथ और संघ का सामाजिक समरसता का जो संदेश है, कई सालों से समाज में उसका ठोस क्रियान्वयन करते हुए हर वर्ग के नागरिकों के साथ बहुत अच्छे मधुर संबंध और बहुत व्यापक समर्थन और प्रभाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं हरीश जांगीर जी, मैं भाईंदर संवाद की ओर से उदय शुभकामना देता हूं। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।